बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज आर्मी चीफ ने वाज़िया तौर पर यह बयान दिया है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है, जबकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। समझे आपको भी डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान ने आज एक इंतहाई मुस्बत रवैया दिखाया है भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत के हवाले करके। इसके बाद क्या समझते हैं आप कि भारत के जंगी जनून में कोई कमी आएगी? चूँकि अभी हवाले करने जा रहे हैं, उसके बाद देखना ये है कि इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन आता है इस पर। कई घंटे से मेरे ख्याल से हवाले करने जा रहे हैं जी, लेकिन अभी तक वो हवाले नहीं हुआ। इंतज़ार में है और अजीब व गरीब किस्म की वहाँ का मीडिया जो है वो अजीब बातें कर रहा है इस वक्त। जी, वही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी इसीलिए शायद रिहानी कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानियों का कहना ये है कि पाकिस्तान का कि वो आके ये बता देगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये वाघा से आगे लाहौर की सड़क कौन सी है, साथ वाली गली कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, फिर गुजरात कौन सी सड़क जाती है, फिर वो जेहलम कौन से। मतलब एक अहमकाना किस्म का वहाँ पे उनके मीडिया पे इस वक्त शोर मचा हुआ है। लेकिन जो असल बात यह है कि बदकिस्मती के साथ कशीदगी जो है वो कम नहीं हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त कशीदगी अरूज पे है। हाई अलर्ट है शहरों में, हाई अलर्ट है सरहदों पे, और हाई अलर्ट है इस वक्त तमाम जो दुनिया के कैपिटल्स हैं उनमें के पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त कोई और बड़ी झड़प हो सकती है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ इसमें सूरत हाल ये बताऊं कि एक तो ये इतलात भी आ रही है कि इसको जो अभिनंद ये जो है इसको हवाले करेंगे तो उसके बाद वो कोई अटैक और कर सकते हैं, कोई बड़ा अटैक करेंगे। इस बात के खदशात जाहिर हो रहे हैं और वो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल वो, और शहरों में भी दहशतगर्दी हो सकती है पाकिस्तान के, भारत के शहरों में भी दहशतगर्दी। उनके लोग उनका तो खुल के बता रहे हैं कि जी अब हमारे शहरों में दहशतगर्दी के इम्कानात हैं, इधर भी दहशतगर्दी उधर भी दहशतगर्दी, सरहद पे कशीदगी शदीद। और इसमें कई आलमी ताकतें जो हैं वो देख भी रही हैं, बात भी कर रही हैं, लेकिन टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। अभी जो DGISPR मेजर नासिर गफूर साहब ने जो ट्वीट किया आर्मी चीफ के हवाले से कि उनकी कई जो अस्करी शख्सियात हैं उनसे भी बात हुई, कई सफीरों से बात हुई, लेकिन असल बात यह है कि दुनिया अब इस वक्त जरा देख रही है। यानी अभी कुछ सालिसी, हम जो कह रहे हैं ना सालिसी की कोशिशें ऐसी अभी नहीं, अभी कुछ सालिसी की कोशिश नहीं हो रही। अभी जरा किनारे पे बैठ के लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगला मरहला कशीदगी का क्या आता है, जो आएगा, जो आ चुका है। अच्छा, और उसमें एक जो बात है आज जो बड़ी बहुत अहम है वो ये है कि आज वक्फा था, तालिबान के साथ गुफ्तगू कल होनी थी, और आज भरपूर हमला हुआ है हेलमंद में अफगान फौजी बेस पे, फौजी अड्डे पे। और इतला ये है कि वहां कम से कम जो अभी तक वहां का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि 40 वहां पे अफगान फौजी आज तालिबान, और ये तकरीबन 8 से 9 घंटे तक झड़पें जारी रही हैं। ठीक है। और भरपूर लड़ाई हुई है। और उसके बाद अब क्या ज़ल्मे खलीलजाद और अब्दुल गनी बरादर ये कल बैठते हैं कतर में, नहीं बैठते, अल्लाह जानता है, क्योंकि आज दोबारा अफगानिस्तान में फिर जो है वो खून की नदी बह गई। अच्छा, अब इसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि OIC, पहले तो OIC की बात करें ना, OIC जो है उसमें वजीर खारजा गई उनकी सुषमा स्वराज साहिबा, लेकिन ये जो OIC है ना, इसको ये एक अजीबो गरीब किस्म का, हम तो साल से इस OIC को देख रहे हैं, OIC का कोई सर पैर नहीं है। इसमें कुछ 57 मुल्क हैं जी, और 57 मुल्कों ने OIC, अच्छा OIC तो बाद में, ये OIC बनी है 1969 में, जब मस्जिद अक्सा में आग लगाने की कोशिश की, और वो जो बंदा था उस बंदे को उन्होंने कह दिया कि तो पागल है, पागल आदमी ने जाके आग लगा दी है। तो उसके बाद एक गम गुस्सा हुआ, रबात के अंदर ये बनी, और बात पहले भी कह चुके हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ये OIC जो है, इस OIC से बहुत पहले
1945 में, 45 में, ये तो 69 में बनी है ना, 79 में, 1945 में एक अरब लीग बनी थी, अरब लीग। और उस अरब लीग में जो है वो अरब ममालिक शामिल थे, और अरब लीग जो है उसने इस वक्त मुअत्तल किए हुए लिबिया को, शाम को। वो अरब लीग बनने के बाद आप देखेंगे आपस में क्या लड़ाइयां हुई हैं अरब ममालिक की। यानी सद्दाम हुसैन ने चढ़ाई कर दी कुवैत पे, सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी गई, हमला कर दिया इराक के ऊपर, गद्दाफी को सड़कों पे खींच के मार दिया। ठीक है, मतलब क्या अरब लीग ने क्या भाड़ झोंकी, तो जो ओआईसी झोंकेगी। नहीं, ओआईसी, और आपको पता है ओआईसी में मुबस्सिर ये तो अभी कोई रुकन नहीं है ना, इनको तो बुलाया है मेहमान के तौर पे। रशिया, रूस एक गैर मुस्लिम मुल्क है, वो उसका मुबस्सिर है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये एक ऐसे ही जैसे सार्क नहीं बना हुआ आपके यहाँ, एक सार्क फोरम है, और पाकिस्तान इंडिया जो है वो बिल्कुल कशीदगी, जो बिल्कुल आप समझें कि इस वक्त हालात शायद कारगिल से भी लोग बता रहे हैं कि ज्यादा हैं, लेकिन खबरें सामने नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि ओआईसी में शिरकत जो है शिरकत ना करना, ना फजूल नहीं, मकसद है कि ये बेकार सी चीज है ना। ओआईसी में मतलब बैठ के तकरीरें की, अल्लाह खैर। जरदारी साहब ने इस फैसले की मुखालिफत कर दी। वो जरदारी साहब की आज तकरीर में एक नुक्ता था, एक नुक्ता उन्होंने कहा कि जाना चाहिए था, उस प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल जरदारी साहब के उस नुक्ते में वजन है। देखिए ना, इस वक्त दो बातें जो है ना, उन बातों पे कौम जो है, पूरी पाकिस्तानी कौम उसमें बहस हो रही है। एक बात तो ये बात हो गई, जैसे जरदारी साहब ने कहा कि वहां पर हमें जाना चाहिए था और अपने नुक्ता नजर बयान करना चाहिए था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी। नहीं, उन्होंने गालियां किसको दी हैं ओआईसी ने? ओआईसी के इजलास में किसको गालियां दी गई हैं सबसे ज्यादा? ईरान को। देखिए ना, कतर किधर है? बात यह है कि अच्छा, इसके बाद इसको भी छोड़ दें आप, ये तो एक अरब लीग बनी ना, ओआईसी बनी 1969 में, अरब लीग बनी 1945 में। ये जीसीसी एक और चीज है, ये खलीजी ताउन ममालिक ताउन वो बनी 1981 में, 81 में। और उसके अंदर कतर किधर खड़ा है, तो यूएई किधर खड़ा है, तो मस्कत की वो सरपैर बहरीन किधर है वो। तो आप देखिए आपस में ये फोरम जितने हैं ना, ये डिबेटिंग क्लब बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा, इनको तो उठा के फेंक देना कचरे के नाले के अंदर डाल दें। ये दुनिया का कोई मसला ना इन्होंने हल किया है और ना ये हल करन जोगे हैं। ठीक है, ये खुद सिर्फ खाना पीना, तस्वीरें उतरवाई, शक्लें देखी, एक दूसरे के हाथ में मिला के करारदाद पास हुई। कोई करारदाद अगर पास होनी होती और उससे मसाइल हल होते तो कश्मीर का मसला हल नहीं हो चुका होता। फलस्तीनी इस तरह जो है वो, तो ये ओआईसी, वो रोहिंग्या मुसलमान, कश्मीर के अंदर ये हो रहा है, फलस्तीन में ये हो रहा है, इराक के अंदर खाना जंगी हो रही है। ओआईसी के इजलास में बैठे हुए सब खा पी रहे हैं, बैठे हुए। अरब लीग का होता है उसमें खाते पीते हैं, जो आपका जीसीसी का होता है उसमें। ये सार्क का तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो जंगों में मैदानों में फैसले हो रहे हैं, मेजों पे फैसले अब नहीं हो रहे। अफगानिस्तान का फैसला मेज पे वो कुव्वतें क्यों करेंगी जो मैदान में जीत चुकी हैं? वो कुव्वतें क्यों वो कुव्वतें मेज पे बैठे की मुज़ाकरात करेंगी जो मैदानों में हरा चुकी हैं अपने मद्दे मुकाबिल को? अच्छा, तो कशीदगी बढ़ रही है। अब इसमें, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आगे बात करूं, दो बातें कल जो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कही थी अपनी तकरीर में। उन्होंने दो शख्सियत का हवाला दिया था। एक हवाला दिया था बहादुर शाह जफर का, और एक कहा था टीपू सुल्तान के, टीपू सुल्तान मेरा रियल हीरो है। अच्छा, अब उससे क्यों मौजूदा हालात में क्यों आपको नजर आता है कि कोई मुताबिकत? देखिए, बहादुर शाह जफर मुगल खानदान का आखिरी हुक्मरान, जिसको बिल्कुल यानी वो बिल्कुल उसका वो हाल हो गया था जो अशरफ गनी का हाल है इस वक्त। ठीक है ना, बिल्कुल वो दिल्ली तक उसकी सरकार महदूद हो गई थी। और एक ब्रिटिश ऑफिसर ही जो बहादुर शाह जफर की, वो खाना क्या है पीना क्या है, बहादुर शाह जफर ने शाह अकबर सानी के वो साहबजादे थे बहादुर शाह जफर। एक तो अकबर आजम थे ना, एक अकबर सानी थे, उनके ये बेटे थे बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर जो है, उनकी ये हो गई, उनकी जो दौर में पूरा कब्जा हो चुका था हर तरफ, और हर तरफ जो है वो हिंदुस्तान पे काबिज हो चुके थे। कहीं अंग्रेज थे, कहीं दूसरे लोग थे, लेकिन ये दिल्ली तक थे। लेकिन फिर ये हुआ कि जब बगावत हुई
1857 की, या जिसको गदर कहते हैं इंडियंस या कुछ लोग ब्रिटिशर्स भी, या म्यूटनी कहते हैं उसको, या जंग आजादी कहते हैं हम। तो उसके अंदर ये हुआ कि वहां पर उसके बाद वो जितना कत्लेआम हुआ, सिपाहियों ने कत्लेआम किया, लेकिन सिपाहियों के वो हर एक को पता है कि वो बंदूकें दे दी गई उस पर, वो सुअर की जो खाल की वो थी सारी, लेकिन उसके नतीजे में कत्लेआम हुआ। कत्लेआम जो है वो हुआ तो अंग्रेजों, वो जो सिपाही थे उन्होंने भी जवाबन कत्लेआम किया। बेशुमार सिपाहियों को पकड़ के उन्होंने फांसियां लगा दी और तोपों के आगे बांध के उड़ा दिया। अब वो जो कत्ल वारत हो रही थी तो उसका सारा जिम्मा जो है ये बहादुर शाह जफर, उससे पहले अंग्रेज इनकी इज्जत करते थे, इनको पेंशन वगैरह दिया करते थे। सही। लेकिन जब ये वाकया हुआ तो सारा का सारा मलबा अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पर डाल दिया। और बहादुर शाह जफर जो हैं उन्होंने वो जो लाल किला है जो दिल्ली का, उसमें 44 दिन तक उन पे मुकदमा चला, और 44 दिन तक मुकदमा चलाने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें और उनके साथ उनकी अहलिया और उनके जो बेटे थे, ये उनके जो अहले खाना थे, उनको सजा दी। अच्छा, सजाए मौत सुनाई, सजाए मौत सुना दी। उनके 20 बेटे थे, 20, और 20 बेटों में से 18 जो बेटे थे उनके, उनको सरेआम दिल्ली में फांसी दी अंग्रेजों ने। ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि जो 3 उसमें से, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों का फिर भी उनको सुकून चैन नहीं आ रहा था, जो जिन 18 को फांसी दे दी थी सरेआम, फिर उसके बाद ये हुआ कि उनमें से 3 की गर्दनें काट के उन्होंने दिल्ली का एक खूनी दरवाजा है उस पर टांग दिए उनके सर। और बहादुर शाह जफर को, इनकी अहलिया को और इनके 2 बेटे जो थे और बाकी कोई 35 के करीब लोग थे, उनको जलावतन कर दिया बर्मा में, रंगून में। इनकी सजाए मौत खत्म करके इनको वहां पे जलावतन कर दिया। तो वहां पे अब ये था कि कहां रखें, वहां एक इशू चल रहा था कि बहादुर शाह जफर को कहां रखें। तो बहादुर शाह जफर को वहां पे उनका जो कमिश्नर था नेल्सन ने अपने गैराज में बहादुर शाह जफर को जगह दी, और ये वो जगह थी बहादुर शाह जफर की जहां पे उन्होंने वो शायरी भी उन्होंने की, लगता नहीं है जी मेरा। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वहीं पर 4 साल वो रहे, और 4 साल के बाद ये हुआ कि एक दिन सुबह सुबह वो जो खादमा थी उसने जाके नेल्सन का दरवाजा बजाना शुरू किया। तो नेल्सन ने कहा, मैं नहीं खोल रहा, क्या सुबह तंग कर रही हो? उसने रोने लगी, दरवाजा खोल, दरवाजा। तो बाहर निकला, उसने क्या हुआ है, मतलब वो पिस्तौल लेकर आ गया कि मार दूंगा खादमा को। उसने कहा जी वो जो गिराज में है बादशाह, उनकी सांस उखड़ रही है। तो वो उस वक्त गालिबन 87 साल के, 87 ईयर्स के थे बहादुर शाह जफर। तो नेल्सन उधर कमरे में गया, कमरे में जो गिराज था जहां पे जिंदगी के 4 साल, तो खादमा ये कहने आई थी कि खुदा का वास्ता कमरे की उस गिराज की खिड़की खोल दें, क्योंकि बहादुर शाह जफर 4 साल से सिर्फ एक ही बात कहते थे कि मुझे के कमरे की खिड़की खोल दो, मैं वहां पे ताजा हवा में सांस लेना चाहता हूं। तो जब नेल्सन अंदर पहुंचा, तो पहुंचने के बाद उसने देखा तो जान उनकी खत्म हो चुकी थी, दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अच्छा, और उसके बाद ये हुआ कि फिर उसकी तदफीन, उनकी बहादुर शाह जफर की तदफीन वहीं पे कहीं हो गई, किसी को नहीं पता कहाँ हो गई, किसी को, वो गालिबन अपने गिराज में हो गई। लेकिन ये मैं बात आपसे कर रहा हूं पिछली सदी की, यानी पिछली से पिछली सदी की। इनका इंतकाल हो गया था कोई 1800 मेरे ख्याल से 91 में इस तरह। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 1991 में जाके 1900 कुछ 100 साल के बाद खुदाई कर रहे थे लोग रंगून के अंदर, तो अचानक उन्होंने देखा कि थोड़ा सा जमीन से हल्का सा खोदा उन्होंने, तो एक कब्र बरामद हुई, और उसमें जो है वो मखमल की उसके ऊपर वो चादर वादर डाली हुई थी। तो पता चला वो बहादुर शाह जफर की कब्र है, 1991 में दरियाफ्त हुई, और फिर उसके ऊपर वहां पे एक मजार वगैरह बना के उन्होंने वहां किया। और 2012 में जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे पाकिस्तान के, तो उस वक्त वो गए वहां पे म्यांमार में, और खास तौर पे उन्होंने जाके फरमाइश की कि मुझे वहां जाना है, और वहां जाके उन्होंने चादर चढ़ाई मजार। अच्छा, तो एक तो बहादुर शाह जफर का जिक्र मैं जल्दी से ये इमरान खान ने किया, लेकिन क्यों किया ये बात इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ ही फिर जगह मेरा आइडियल, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा आइडियल टीपू सुल्तान है। अच्छा, टीपू सुल्तान शेर मैसूर,
टीपू सुल्तान वो शेर महसूद जिसको जब लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ, हैदर अली का बेटा, शेर बंगाल, तो दो ही कहते हैं कि वहां लोग थे जो अंग्रेजों से लड़े, एक नवाब सिराजुद्दौला। मैं बहुत ज्यादा माजरत के साथ में बहुत ज्यादा नवाब सिराजुद्दौला को, ठीक है मीर जाफर ने धोखा दिया, सब कुछ किया, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला खुद भी एक नवाब थे। वो 12-1 बजे दिन के उठते थे सो के, शाम को कनीजें, कौमों के जवाल जब आते हैं तो एक मीर जाफर उसमें कोई आपके लिए खराबी नहीं पैदा करता, आप मजमूई तौर पर आपकी हालत खराबी वाली होती है। तो उसने तो सब कुछ किया, लेकिन जो टीपू सुल्तान के साथ सादिक ने किया, मीर सादिक ने, वो टीपू सुल्तान अपनी जगह खड़े रहे। टीपू सुल्तान तो कमाल की शख्सियत थे, यानी उस वक्त मीर सादिक ने यह कहा कि जी जब अटैक हुआ किले पे, तो मीर सादिक ने वहां सारी फौज से कह दिया कि जाकर तनख्वाहें ले लो। फौज तनख्वाहें लेनी चली गई, वो अटैक हो गया, किले की दीवार टूट गई और अंग्रेज अंदर आ गए। और उस वक्त खाना खा रहे थे टीपू सुल्तान, तो खाना खाते खाते उनको बताया कि जी अंग्रेज आ गए। तो उस वक्त जो आया था उनका जानिसार और पीछे पीछे मीर सादिक भी आ रहा था, उस वक्त आखिरी जो उन्होंने बात की खाने का निवाला फेंक के, वो यही थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल। और फिर उसके बाद वो शहीद हो गए। अच्छा, अब बात यह है कि यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि टीपू सुल्तान हम इस कौम का आइडियल है, हमारा हीरो है। यानी बात कहने की यह है कि हम कोई बहादुर शाह जफर की तरह मत सोचें कि हम यहां से शायरी करते करते और ये करते करते हम सरेंडर करेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। हम टीपू सुल्तान की तरह अपना खाना छोड़ के, जो तलवार लेके खड़ा हो गया था और जिसने कहा था कि हम जो है वो बात करेंगे बहुत ज्यादा, हम सर कटवा दूंगा मैं और जान दे दूंगा। तो बात यह है कि वो उसने जान दे दी। और उसी वक्त जो जनरल खड़ा था, वो जनरल पास जाते हुए डर रहा था, टीपू सुल्तान की लाश के पास जाते हुए डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो मामला ये कहीं दोबारा जिंदा होकर खड़ा हो जाए तलवार लेके। तो हम टीपू सुल्तान को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम बहादुर शाह जफर को फॉलो करने वाले नहीं हैं। ये मकसद था। ठीक जी। आईएसपीआर ने कोई आईएसपीआर के हवाले से डॉक्टर साहब एक वीडियो उन्होंने वीडियो रिलीज किया उन्होंने अभिनंदन के हवाले से। अच्छा, वो जारी कर दी है तो हम देख लेते हैं उसको साथ ही, अगर जारी कर दी है उन्होंने। जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा जो जहाज था वो टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से टूट गया था। अच्छा, और मुझे छोड़ना पड़ा जहाज को छोड़ना पड़ा। इसका मतलब ये है कि नहीं तो खुद बहुत ही गिर गया। वो उनका कहना है कि जी जहाज की टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से या हिट होके गिर गया था। अच्छा, हिट हुआ था जिसकी वजह से मैं गिर गया। अच्छा, और जहाज टूट गया तो फिर मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। अच्छा, जहाज का पता नहीं। अच्छा, स्टेटमेंट शुरू हो गए, ठीक है, लेकिन देखते हैं कि सामने क्या बात आती है। ठीक है डॉक्टर साहब, सियासी सूरत हाल की तरफ वापस आते हैं। आज आगा सिराज दुरानी साहब के रिमांड में भी 11 मार्च तक तौसी कर दी है। वो तो अभी लोकल सियासत पे आते हैं ना, लोकल सियासत पे आते हैं। एक ब्रेक का टाइम हो गया। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि कशीदगी जो है ना इस वक्त अरूज पे है, जो हाई अलर्ट है ना, हाई अलर्ट अरूज पे है। और इस वक्त ये बाहर के जो ममालिक हैं वो सालिसी टेलीफोन कॉल्स ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि इस जंग का अगला मरहला क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेकिंग न्यूज पे आते हैं वापस से। जी। और ब्रेकिंग न्यूज है मेरे ख्याल से, वक्फा ले लेते हैं, वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आके ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से आगाह करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, अभिनंदन का एक और बयान जिसमें उन्होंने इंडियन मीडिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनका कहना था कि इंडियन मीडिया चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता रहा है। इंडियन मीडिया तो असल में वही कर रहा है ना जो वहाँ पे उनको मोदी साहब बता रहे हैं, और जो नहीं कर रहा उसको उनको फिर गालियां पड़ रही हैं। इंडियन मीडिया को भी गद्दार हैं, फलाना दिमाग है, तो इस वक्त वो फंस गए हैं। लेकिन ये जो अभी वीडियो आई है अभिनंदन की, ये इस तरह की हो सकता है और भी वीडियोज हो, और भी वीडियोज आ सकती हैं सामने। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि मुझे इस बात का खदशा है कि अभिनंदन को वहीं न मारा जाए, कि उससे पूछेंगे ना कि तुमने क्या क्या बात बताई है। उसने कहा ना कि मैं निशाना तलाश कर रहा था पाकिस्तान में, निशाना मुझे नहीं मिला, फिर मैं हिट हुआ, हिट होने के बाद जहाज जो है वो मैं इजेक्ट कर गया, उसमें से निकल गया पैराशूट के जरिए, उसके बाद जहाज टूट गया, जो भी तबाह हो गया, मुझे बचाया पाकिस्तान की फौज ने आके। लेकिन बात यह कि और क्या क्या बताया, और क्या क्या। और देखिए बात यह है कि इंडिया का प्लेन अगर यहाँ पे पड़ा हो, पायलट भी उनका हत्थे लग गया हो पाकिस्तान के, और पायलट ने, और अंदर जाहिर है वो सारा सिस्टम विस्टम के कौन सा निशाना टारगेट करना था, क्या करना था,
अच्छा इससे वो जो परसों वीडियो आई थी, इससे पूछा कि भाई साहब आप कहाँ के हैं। एक परसों आई थी ना वीडियो कि एक पाकिस्तानी ऑफिसर पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या, आप किधर के हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं तो जी बता नहीं सकता, ठीक है ना, और मैं बता नहीं सकता और मैं कहाँ का रहने वाला हूं। और पूरा का पूरा इंडियन मीडिया उसी वक्त जो है उनके घर, गली नंबर, इधर सेन में, इधर चाची रहती हैं, इधर मामी रहती हैं, इधर फुप्पा रहते हैं, इधर वो रहते हैं, मामू रहते हैं, इधर मामू के बच्चे रहते हैं, मतलब वो पूरा इंडियन मीडिया। अच्छा वो कहे मैं अपने घर का पता नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ का हूं, बस मैं हूं कहीं का। अच्छा ये तो हाल है, वो इंडियन मीडिया पूरा। अच्छा ये इनका बर्थ ही ऐसा था, ये खाना कौन सा खाते थे, अच्छा ये रोटियां कहां से पकती थी, पूरा इंडियन मीडिया जो है उनके घर। तो अब मसला ये है कि मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं इस बंदे को इंडिया में जाने के बाद, सबसे देखे ना, इसको हैंडओवर करते हुए इंटेलिजेंस वाले उठाएंगे सबसे पहले वो इसको इसका यानी वो तिब्बी मुआयना वगैरह करके उसके बाद इंडिया हाँ इनको ले जाएगा अपने इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में, और वहां ले जाके ये पूछेगा कि आप ये बताएं, और ये खबरें आ जाएंगी, कल तक ये आ जाएंगी। जैसे हैंडओवर होता है तो साथ ही खबरें आएंगी कि वो इंटेलिजेंस के इंडियन इंटेलिजेंस ने हवाले कर लिया और ले गए, और ये पूछेंगे कि आपने क्या क्या बात बताई है आपका, क्योंकि जहाज का मलबा इधर पड़ा है ना, वो टूटा हुआ जहाज, उसमें से जो चीजें निकली, उसमें से जो भी कुछ टारगेट था, और कहां पे ट्रेनिंग हुई, और कितने लोग थे साथ, क्या टारगेट थे पाकिस्तान में, किस शहर को हिट करना था, किसी फौजी तंसीबात की तरफ जाना था, किसी बिल्डिंग को हिट करना था, यानी क्या निशाना, क्या इसने क्या क्या बताया, और हमारे बाकी जो लोग पीछे हैं और उनके क्या क्या प्लान्स हैं, सीनियर ऑफिसर है उनका। तो इसलिए ये इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले दिनों में आ सकती हैं, और इसने बहुत कुछ और बता दिया होगा यहाँ पे। अच्छा अब मसला ये है कि वहां पर ये रौला पड़ा हुआ है कि इसको वापस लाओ, ये हमारा हीरो है। ओ भाई हीरो क्या है, हीरो है जहाज लेकर घुसा अंदर से, पाकिस्तान की फौज ने हिट किया, एयरफोर्स ने मिशन ये तो इजेक्ट हो गया, मतलब ये तो छलांग मार दी ऊपर से, ये तो ऊपर से छलांग मार के पैराशूट से नीचे कूद गया। ये कौन सा मिशन, ये कौन सा, ये तो कोई बात ना हुई, या तो कोई कुछ किया होता, कोई कारनामा दिखाया, कोई एमएम आलम थोड़ी है कोई। तो हीरो तो दूसरा है, वो हसन सिद्दीकी, उसने जहाज गिरा दिया, धबड़सूस कर दिया, असल तो वो हीरो है। ये कहा, ये तो बेचारा, ये तो फंस पता के गटर में कहीं गिरा हुआ था, पाकिस्तान की फौज ने उठाया, पानी में देखा, पानी में से निकाल उनके हवाले कर दिया, और मुंह हाथ धुला के चाय वाय पिला के भेज दिया वहां पे। लेकिन उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड हो गई बहुत सारी। अब मसला ये है, और जेनीवा कन्वेंशन के तहत हम उन 149 कंट्रीज में से हैं जो कि पाबंद हैं इस बात की कि किसी पे कोई जुल्म, तशद्दुद, जबरदस्ती कोई ये ना किया जाए, ठीक है, किसी भी जंगी कैदी पे। और इसमें और कुलभूषण यादव में बड़ा फर्क है। कुलभूषण ये इसने शो किया है कि मैं एक पायलट हूं और मेरा ये नाम है। वो जो कुलभूषण यादव है, लोग बहुत सारे मिला रहे हैं दोनों को एक दूसरे के साथ, वो जासूस था, वो हसन मुबारक पटेल था, ठीक है ना, वो घूमता फिर रहा था जिसका नाम कमांडर कुलभूषण निकला, वो तो पासपोर्ट शनाख्ती दूसरी बनाई हुई थी। तो वो तो एक आराम से, और इस तरह के बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान में ये स्लीपर सेल्स जिसे कहते हैं ना दुश्मनों के, दाढ़ियां रखी हुई, कोई मदरसे में बैठे हैं, कोई यूनिवर्सिटियों में, कोई टीचर हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, ये इस किस्म के लोग जो आपके दुश्मन कुव्वतें होती हैं वो स्लीपर सेल्स बना के रखती हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दी का खतरा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर ये बात एक हफ्ते पहले कह चुका हूं कि दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान में होती है तो उस पर मोदी साहब कुछ इलेक्शन नहीं जीत सकते। इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने सरहदों के ऊपर शदीद कशीदगी है। अब कशीदगी से क्या हो रहा है, उनका क्या मकसद है कि कशीदगी को इसलिए इतनी इंतहा पे रखा जाए कि एक फटीग फैक्टर होता है ना, थकना उकताना शुरू हो जाती है फिर फौजें, तो थकावट शुरू हो जाती है, यार कुछ नहीं हो रहा यार क्या, तो अलर्ट। लेकिन फौजों का काम ही यह होता है असल में, जो कि पाक फौज में है, कि आप अपने फटीग में नहीं जाना, यानी आप अलर्ट हैं, हाई अलर्ट हैं, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 3 दिन 4 दिन, क्योंकि हाई अलर्ट चल रहा है मुस्तकिल, वो भी हाई अलर्ट है, उनको भी पता है कि हमारे साथ कोई मसला खड़ा होगा, जैसे यहां पे हुआ तो जवाब। और आप आर्मी चीफ का बयान आप देखें कि वो हर एम्बेसडर से आर्मी चीफ असल बात क्या कर रहे हैं, जो बयान आया है ना उनका, डीजीआईएसपी आतिफ गफूर साहब ने जो बात की है कि आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं, हर फौजी सरबराह से जो बात कर रहे हैं, हर सफीर से, कि हम जवाब देंगे, हम जवाब भरपूर देंगे, अगर हमारे ऊपर जारियत हुई
हम भरपूर जवाब देंगे। ये जुमला आ रहा है हर स्टेटमेंट में। और साथ ही टीपू सुल्तान और बहादुर शाह जफर की बात। बहादुर शाह जफर ने तो अपना जफर महल बना लिया था कि मैं वहां पे दिल्ली के अंदर खूबसूरत सा एक महल बनाया हुआ था कुतुब मीनार के पास कि मैं वहां पे मेरी तदफीन होगी। आज भी वो जगह खाली पड़ी है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि ये किसी सूरत जी डॉक्टर साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज है, अभिनंदन को भारत के हवाले किया जा रहा है। जी जरा देख लेते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, एक इंतहाई खुशान इक़दाम, पायलट अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया। और ये गालिबन भारत ने गिरफ्तार कर लिया फौरी तौर पे। जिस तरह से उनके फौज के जवान ने पकड़ा है उसको, अभिनंदन को, और हार्ड डाल के कस्टडी में ले लिया। यकीन कस्टडी में ले लिया। मीडिया वीडियो दूर है, वहां पे पब्लिक भी नहीं है, और अब उसको इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में ले जाएंगे और वहां पे उसकी पूछताछ शुरू करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि तो कशीदगी अब इसके बाद और बढ़ेगी अगर कोई किसी और मुल्क ने दरमियान में आके, और क्योंकि भारत नहीं चाहता कि कोई दूसरा आए, भारत नहीं चाहता। दूसरी बात ध्यान में रखें कि जो बाहर की ताकतें, बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, 2018 के इलेक्शंस में उनके मोहरे पिट गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान हुकूमत बनी है। वो जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, और उनका एक और मोहरा मोदी पिटने जा रहा है इलेक्शन में। 40-45 दिन बाद इलेक्शन है, और उनका जो तीसरा मोहरा है वो भी जबरदस्त होने जा रहा है। नतनयाहू जो इजराइल का पिछले 10 साल से वजीर आजम है, और उससे पहले 90 की दिहाई में वजीर आजम रहा है, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग गए। और करप्शन के चार्जेस में वो केस नंबर 4000, जो 1000, एक केस नंबर 1000 है, एक केस नंबर 2000 है, उनके फाइलों के नाम है मुख्तलिफ। केस नंबर 4000 जो है उसमें उसके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे हैं, और करप्शन के इल्जामात के नतीजे में वो ये पता चला है कि वो एक टेलीकॉम कंपनी जो कि मीडिया से भी वाबस्ता है, उससे वो उसके मालिकान से पैसे लेता था, और जनाब एक और करप्शन का इल्जाम, सिगार पीता था, ये करता था। उसकी वाइफ जो उसकी बेगम साहिबा है, सारा साहिबा, वो भी साथ साथ थी। तो करप्शन के इल्जामात, और वहां पर भी 40 दिन के बाद इलेक्शन है इजराइल में। इजराइल में भी 40 दिन के बाद इलेक्शन है। इधर मोदी का इलेक्शन, ये उसको बीबी नेतन्याहू कहते हैं ना, बीबी, बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी भी कहते हैं। बीबी नेतन्याहू का इलेक्शन ठीक 40 दिन बाद है, कोई 45 दिन बाद या 44 दिन बाद मोदी का इलेक्शन है। साथ ही जो अफगानिस्तान है उसमें फिर हंगामा आराई शुरू हो गई है। तालिबान ने फिर अटैक किया है वहां पे फौजी अड्डे पे। और इस तमाम सूरत हाल में जो आलमी कुव्वतों ने अपने अपने मोहरे फिट किए हुए थे, और मेरी गुजारिश है इस्लामी ममालिक से कि खुदा का वास्ता, पहले ही उनके अंदर शोरिशें हैं, पहले ही उनकी हुकूमतें, मसले मसाइल, वो अपने आप को अलग रखें या सालिसी का किरदार अदा करें। क्योंकि एक दफा जब जंग छिड़ गई तो बात हुआ है कि देखिए अब तो सरप्राइज, जो बात की ना DGISPR ने कि हम सरप्राइज हम देंगे, हम तो, उनका सरप्राइज तो आ गया ना। क्या था सरप्राइज? जहाज गिर गया उनका आके। अब वो सरप्राइज क्या देंगे? दहशतगर्दी करेंगे। सरहदों के ऊपर फौज तैयार खड़ी है, इधर जो दूसरी सरहद है उसमें तैयार। मसला ये है कि इस पूरी सूरत हाल में वो जुमला ज़हन में रखें कि हम बहादुर शाह जफर नहीं हैं जिसने जफर महल में कुतुब मीनार के पास एक बड़ा सा अपना मकबरा तैयार रखा हुआ था, लेकिन उसकी तदफीन हुई गिराज के अंदर। बात यह है रंगून में, और 100 साल के बाद, और उसका इंतकाल 1862 में हुआ। मैं 1891 गालिबन कह गया था, 1862 में उसका इंतकाल हुआ। तो 4 साल वो जलावतनी की जिंदगी गुजारी। हम टीपू सुल्तान है। अब बात यह है कि यहां पर इस पूरी सूरत हाल में एक तरह से अब आप समझें कि अब एक मरहला मुकम्मल हुआ। इस मरहले के मुकम्मल होने के बाद बाहर की दुनिया, जो मैं बात वही कह रहा था, मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने मोदी साहब को टिश्यू पेपर की तरह, अशरफ गनी की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। नेतन्याहू भी अपने लिए लड़ रहे हैं, अब अपनी करप्शन चार्जेस के लिए। मोदी भी लड़ रहे हैं इलेक्शन के लिए, अशरफ गनी भी लड़ रहे हैं। ये किन के मोहरे हैं ये हमने देखना है, और हमने अमन की बात करनी है और अपने आप को महफूज रखना है दाएं बाएं से भी, और ये भी कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाजरीन, जंग अभी जारी है। ठीक है, सही है जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।